हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आरबीआई ग्रेड बी 2024 के फेज 1 में जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है उसमें आपके टोटल जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सिलेबस और साथ ही साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें इन टॉपिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है। बिकॉज कोई भी प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं ना, पहले आपको सिलेबस पता हो, ये बहुत जरूरी है। आपको एक पैटर्न पता हो कि पिछले रीसेंट पेपर में आपका क्या पैटर्न फॉलो हुआ था। ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो स्टूडेंट्स, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, सबसे पहला सवाल। तो ये सारे टॉपिक्स है आपके रीजनिंग के सिलेबस में, ठीक है। तो ये नंबर में अगर आप देखो सिर्फ 12 टॉपिक है, आपको लगेगा बहुत कम है, बट ये बहुत कम नहीं है। एक्चुअली ये टॉपिक्स का हाईएस्ट लेवल तक आपको प्रिपेयर करना है, ओके। एंड इन टॉपिक्स की सब टाइप्स भी हैं, ओके। जैसे कि रैंकिंग आपका बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक है जिसमें आपका पूरा रीजनिंग का कंसेप्ट भी कवर होगा, ओके। देन कोडिंग डिकोडिंग, जिसके आपके पेपर में 5 क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाते हैं। न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग आजकल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक आपका अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस का क्वेश्चन होता है। आपको ना एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अल्फाबेट्स भी दिए होते हैं, नंबर्स भी दिए होते हैं, सिंबल्स भी दिए होते हैं, ठीक है। और उनपे उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड कई बार उनका एक सीक्वेंस दिया होगा, कई बार उनका कोई पैटर्न दिया होगा जिसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसका डिफिकल्टी लेवल इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, बट देखिए अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी ये सोच के मत जाना कि डिफिकल्टी लेवल आपका इजी होगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल आपका अच्छा खासा रीजनिंग में एंड ओवरऑल पेपर में भी अगर मैं बोलूं बहुत अच्छा डिफिकल्टी लेवल होता है। मतलब आपका पेपर इजी नहीं होता, पेपर आपका डिफिकल्ट होता है, ओके। देन आपका नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज, ओके, जिसमें आप ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल इन साइंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ब्लड रिलेशन, द मोस्ट कॉमन चैप्टर, डायरेक्शंस, ठीक है, ये भी आपके पेपर में आता है। सिलोगिज्म के क्वेश्चंस भी आते हैं, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस, पजल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आपका जो फेज 1 है ना, जो कि आपका 200 क्वेश्चंस कवर करेगा। फेज 1 जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन है, उन 200 सवालों में से 60 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हैं, 60 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग सब्जेक्ट के हैं, ओके। चाहे आपको फेज 1 क्वालिफाई ही करना है, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि क्वालिफाई करना है तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाएंगे और हम अपना पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि फेज 1 क्वालिफाइंग है। हम फेज 1 के साथ कॉम्प्रोमाइज भी बहुत ज्यादा करते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि फेज 1 चाहे क्वालिफाइंग है बट फेज 1 का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है, जिस वजह से उसको क्वालिफाई करना भी एक बहुत बड़ी टास्क है, ठीक है। तो आपको फेज 1 के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा इन एडिशन टू योर फेज 2 प्रिपरेशन, ठीक है। सिर्फ फेज 2 पे आप स्ट्रेस नहीं दे सकते, फेज 1 की प्रिपरेशन भी आपको बहुत अच्छे से टाइम देकर करनी पड़ेगी, ओके। देन पजल्स के बाद नेक्स्ट आपका है सिटिंग। सिटिंग मस्ट चैप्टर है, पजल और सिटिंग का क्वेश्चन पेपर में ना आए तो हो ही नहीं सकता, है ना। देन आपका नेक्स्ट है डाटा सफिशिएंसी, इसके के क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड देन आपका है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में मेनली हमारे कौन से चैप्टर्स है, जैसे कि assumptions, conclusions, फोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब, ठीक है। तो मेन चैप्टर्स अगर मैं देखूं तो ये 12 मेन चैप्टर्स है आपके सिलेबस के, ठीक है। इसकी आगे फर्दर सब टाइप्स है, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट में आपका लीनियर अरेंजमेंट भी होता है, स्क्वायर अरेंजमेंट भी होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट भी होता है, ओके। देन आपके पजल्स में बहुत तरह की पजल्स है, जैसे कि बॉक्स पजल, फ्लैट्स की, फ्लोर्स की पजल, ठीक है, आपकी डेजिग्नेशन पजल, ओके, और आपकी जो है अरेंजमेंट की पजल। काफी अलग अलग टाइप्स की पजल है जो आपके पेपर में आती है, ओके। अब उसके बाद आपका जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसमें मैंने आपको अभी बताया, इसके आगे भी फर्दर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं ये 12 चैप्टर है ना। मेन अगर मैं देखूं तो 12 चैप्टर है, बट आपके 60 क्वेश्चंस आने हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके पेपर में 60 क्वेश्चंस है और उस सब्जेक्ट के 12 चैप्टर हैं तो क्या
आप किसी चैप्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके पेपर में ये 12 के 12 चैप्टर आपको मिलने वाले हैं। तो मतलब आप रीजनिंग के सिलेबस के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। ओके, आपको सारे 12 चैप्टर्स अच्छे से करने पड़ेंगे, बिकॉज हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। 60 क्वेश्चंस है, 30-40 होते तो हो जाता है कि कुछ चैप्टर्स आपके नहीं आ रहे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चंस में तो सारे चैप्टर्स आपके कवर हो ही जाएंगे। ओके, बट अब बात ये आती है कि हमें तो क्वालिफाई करना है, तो क्या हम लिमिटेड चैप्टर्स करके क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं। रीजन, आपके 60 क्वेश्चंस में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, अराउंड 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पजल और सिटिंग के। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पजल और सिटिंग कर लेते हैं, बाकी सारा छोड़ देते हैं और उससे हमारा 50% अटेम्प्ट हो जाएगा रीजनिंग का, तो वो हमें नहीं करना। बिकॉज पजल और सिटिंग चाहे कंफर्म क्वेश्चंस है, चाहे ये कंफर्म चैप्टर है कि ये 2 चैप्टर्स जो है ये आपका आधा सिलेबस रीजनिंग का, आधे क्वेश्चन रीजनिंग के कवर करते हैं। बट एक बात सुनिए कि पजल और सिटिंग के क्वेश्चन का लेवल इतना हाई होता है, वो आपसे सॉल्व हो पेपर में सारे के सारे हो ना हो, कुछ हो कितने हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो पजल्स और सिटिंग इवन आफ्टर नोइंग कि ये 2 चैप्टर मेन है, तब भी हम इन पे रिलाई नहीं कर सकते। ओके, तो आप इन बाकी चैप्टर्स को कवर अप करना ज्यादा अच्छा मानते हो एज कंपेयर टू इन 2 चैप्टर्स, सिर्फ इन 2 चैप्टर्स की तैयारी करके जाना, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहता है पेपर में। तो देखिए, अभी मैं आपको 2023 में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे वो भी सारा मैं आपको बताऊंगी, और आपका जैसे 2 शिफ्ट में पेपर होता है तो वो किस तरह से पैटर्न लेके आते हैं 2 शिफ्ट में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप समझ सको कि इस बार 2024 के आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की प्रिपरेशन को हमें किस तरह से करना है। ओके, सो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। आई होप आप सबको सिलेबस अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके, अब बढ़ते हैं 2023 की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। देखिए, आपके 2023 में ना आपका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 2 मतलब कुछ स्टूडेंट्स को एक शिफ्ट में बुलाया था, जो रह गए थे उनको दूसरी शिफ्ट में बुलाया था। तो मैं आपके सामने दोनों शिफ्ट्स का एनालिसिस कर रही हूं, ताकि आप ये भी समझ सको कि एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में चेंज कितना आता है। लेट अस सपोज इस बार आपके पेपर की शिफ्ट सेकंड आती है, तो आप शिफ्ट 1 वालों से अगर फीडबैक ले रहे हो तो वो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसी चीजों को आपको समझने में, एनालाइज करने में आसानी होगी अगर मैं दोनों शिफ्ट्स का कंपैरिजन करूं। ओके, तो पहले तो 2023 में आपका जो पेपर आया था इट वाज डिफिकल्ट। ओके, ऑनेस्ट रिव्यू, डिफिकल्ट पेपर था। ओके, जीके तो ओवर एंड अबव थी, मतलब वो लेवल जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। रीजनिंग का आप एक्सपेक्ट करके ही चलते हो, मुश्किल आती है, मतलब आप पहले से ही पता होता है कि मुश्किल आएगी, और वो मुश्किल ही आई है। ओके, तो रीजनिंग का जो है वो भी आपका सेक्शन जो था वो इक्वली डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस। ओके, तो सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आए थे, और ये सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन सिर्फ सिटिंग के नहीं थे, इसमें सिटिंग एंड ब्लड रिलेशन दोनों के कंसेप्ट्स यूज हो रहे थे। ओके, तो आपका कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन मत मान के चलना कि बहुत बेसिक और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में मिले। वहां पे आपको थोड़ा सा लेवल हाई, कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स काफी मिलेंगे आपको, कि एक ही क्वेश्चन में आपके 2-2 चैप्टर के कंसेप्ट जो है वो यूज हो रहे हैं। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, पजल्स के 20 क्वेश्चन। देखो 25 क्वेश्चंस तो यही कवर हो गए, ये 2 चैप्टर ने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए, पर ये 25 के 25 क्वेश्चन आपके पेपर में हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर ओवरऑल रीजनिंग देखें मुश्किल थी, और उस मुश्किल में भी अगर मैं सिटिंग और पजल देखूं वो उससे भी ज्यादा मुश्किल। ओके, तो आप इन 2 चैप्टर्स पे रिलाई नहीं कर सकते इवन आफ्टर नोइंग कि इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। ओके, देन आपका न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का नए पैटर्न में क्वेश्चन आया था, जैसा कि आप मतलब आजकल तो काफी फैमिलियर हो गए हैं न्यू पैटर्न से। ओके, तो 5 क्वेश्चन आपके न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के थे। अच्छा, पहली शिफ्ट में तो डायरेक्ट सिलोगिज्म आया। डायरेक्ट सिलोगिज्म मतलब 4 क्वेश्चन थे, 4 में से उसने 2 में ये पूछा था कि बताइए सही कौन सा कंक्लूजन है, और 2 में उसने पूछा था कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका सिलोगिज्म का पैटर्न था।
फिर आपका अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस क्वेश्चंस थे, जिसके 2 क्वेश्चन आए थे पेपर में। ओके, नॉर्मल मतलब ये चैप्टर नॉर्मल है, बट हर क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ा के ही दिया गया है पेपर में। डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपके बाकी ऑल द रिमेनिंग चैप्टर्स के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। मतलब इसमें आपका क्वेश्चन आस्किंग का फॉर्मेट बदल जाता है। वो आपसे ये नहीं पूछता आंसर बताइए क्या है, चाहे उसने ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन उठा लिया, पर वो आपसे ये पूछेगा कि ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में बताइए कि क्या दिया हुआ डाटा सफिशिएंट है टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। ओके, ये फॉर्मेट होता है। देन आपकी क्रिटिकल रीजनिंग, देखो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है तो क्रिटिकल रीजनिंग तो डेफिनेटली आएगी। तो क्रिटिकल रीजनिंग के 8 सवाल आपके शिफ्ट 1 में आए थे। एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस, बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपका 2-3 ब्लड रिलेशन के, डायरेक्शंस के, है ना, या फिर कुछ ऐसे मिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चंस जो आपके किसी चैप्टर में आप कंसिडर नहीं कर सकते, मिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये आपकी 60 क्वेश्चंस की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रही थी। एंड लेट मी क्लियर यू, कोई भी चैप्टर, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगी सिलोगिज्म का आसान था, मैं ये भी नहीं कहूंगी अल्फा न्यूमेरिक का आसान था, ठीक है। हाँ, सिलोगिज्म का थोड़ा मॉडरेट लेवल जरूर था, नॉट इजी बट मॉडरेट लेवल, बट अदर देन सिलोगिज्म बाकी सबका लेवल बहुत हाई था। ओके, तो ये आपका शिफ्ट 1 का एनालिसिस है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं शिफ्ट 2 की, अब देखो शिफ्ट 2 और 1 में क्या डिफरेंस आया। वही देखो 25 क्वेश्चंस ही बन रहे हैं, यहाँ पे भी पजल और सिटिंग के वही 25 क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सिटिंग का एक ज्यादा हो गया और यहाँ पे पजल का एक कम हो गया। एक ज्यादा एक कम मींस एक क्वेश्चन जो होता है ना, मतलब एक जो आपको मैं पैरा देती हूँ उस पे 5 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ओके, तो 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1 पैराग्राफ। ओके, सो आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे भी मेंटेन, ओवरऑल पजल्स एंड सेटिंग के रहे। ओके, वही आपकी पजल्स जो थी फ्लोर वाली, फ्लैट वाली पजल, सेम फ्लोर पे आपके 2 फ्लैट्स है, इस तरह की पजल्स आपके पेपर में आई थी, ठीक है। सेटिंग में लीनियर आया था, पिछले में सर्कुलर आया था, इसमें लीनियर आया था। तो मतलब क्या चेंज करते हैं आपने देख लिया, 2 शिफ्ट में क्या चेंज आया, पजल और सेटिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में बराबर था, बट एक में उन्होंने लीनियर डाल दिया, एक में उन्होंने सर्कुलर डाल दिया। पजल्स कुछ सिमिलर थी, कुछ डिफरेंट थी, ठीक है। अच्छा, उधर हमारा न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग आया, इधर इन्होंने न्यू पैटर्न इनइक्वालिटीज डाल दिया, इनइक्वालिटीज का न्यू पैटर्न। ओके, डाटा सफिशिएंसी इसमें भी आया। ओके, फिर इन्होंने डाल दिया इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। इन्होंने वहां पे हमारा वो अल्फा न्यूमेरिक वाला सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे ना, और मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। यहाँ पे आपके मिसलेनियस क्वेश्चन सिर्फ 7 आए और इन्होंने इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आपको दे दिए, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के भी ज्यादा हो गए, 12 क्वेश्चन थे, पहले वाले में 8 थे, अगले वाले में 12, और उसमें डायरेक्ट सिलोगिज्म था, अगले शिफ्ट में रिवर्स सिलोगिज्म आया जिसके 3 क्वेश्चन थे। तो देखो, अगर आप देखो कि ओवरऑल पैटर्न में अगर कोई चेंज नहीं आया, वो सिर्फ इतना था कि आपका पजल और सिटिंग वहां पे भी 25 नंबर का था और यहाँ पे भी 25 नंबर का था, पर अदरवाइज उन्होंने हर चीज को चेंज किया। वहां न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे न्यू पैटर्न इनइक्वालिटीज। ओके, तो अगर आप फीडबैक भी ले रहे हैं ना, सपोज आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है और अगर आप फीडबैक ले भी रहे हैं, तो वो फीडबैक जो ले रहे हैं ना, वो सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का लेना कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्योंकि दोनों शिफ्ट्स में डिफिकल्टी लेवल विल बी सेम, वो वेरी नहीं करेगा। बट हाँ, टॉपिक कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप एक बार पूछ लेना शिफ्ट 1 वालों से, और उनको जो आया ना मान लेना मुझे ये नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, बट वही बात है, अब जैसे सिलोगिज्म दोनों में आया, चाहे सिलोगिज्म का पैटर्न उन्होंने बदल दिया बट सिलोगिज्म दोनों में आया, डाटा सफिशिएंसी दोनों में आया है, क्रिटिकल रीजनिंग दोनों में आया है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप फीडबैक कभी भी इस चीज का मत लिया करो कि कौन सा चैप्टर है, आपने सिर्फ फीडबैक लेना है डिफिकल्टी लेवल का। अब अगर मैं इस फेज 1 और फेज 2 के एनालिसिस को कंबाइन करूं, अब आप रिलेट कर सकते हैं, मैं जब आपको सिलेबस बता रही थी मैं आपको कह रही थी किसी भी चैप्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स। और अब आप इस 2023 के एनालिसिस को देखकर समझ गए होंगे कि हाँ, करना तो सब कुछ पड़ेगा, पेपर में हर चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। अब आपको नहीं पता फेज 1 में कौन से चैप्टर का आ रहा है, फेज 2 में कौन से चैप्टर का आ रहा है, बट यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स। ओके, एंड रीजनिंग वैसे भी आपके लिए स्कोरिंग रहेगी अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज आपके 60 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं, 80 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, ओके, 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के एंड 30 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश के।
तो स्टूडेंट्स आपका रीजनिंग और जीके जो है वो मेजॉरिटी कवर करता है, और अगर आप इन दो सेक्शंस को अच्छा परफॉर्म कर देंगे, इन दो सेक्शंस को अच्छा अटेम्प्ट कर देंगे, तो आपका एग्रीगेट का स्कोर भी अच्छा बन सकता है। ओके, ऑल्दो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, मैथ्स में और इंग्लिश में भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, तो मतलब मैथ्स और इंग्लिश भी अच्छे से करना है, बट उसके एडिशन में, सेक्शनल कट ऑफ के एडिशन में आपकी एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर करना भी एक टास्क है, और एग्रीगेट को क्लियर करने के लिए हमें इन दो सब्जेक्ट्स पे स्ट्रेस देना पड़ेगा, दैट इज रीजनिंग एंड जीके। ओके, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, वेटेज ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो ये अच्छे से होगा, तो फिर हमारा ओवरऑल भी अच्छा रहेगा। ओके, सो ये था आपका एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ बोथ द शिफ्ट्स, एंड आई होप अब आपको सिलेबस पता लग चुका है। अब माइंड में आपके ये सवाल होगा, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन करने का सबसे पहला काम होता है, जब भी आप किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज कंप्लीट योर सिलेबस। बिना सिलेबस कंप्लीट किए तो देखो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, सारा कंसेप्ट। ओके, आपका सारा का सारा जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो कवर करिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। सिर्फ कंसेप्ट समझना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो पहला काम है सिलेबस को कंप्लीट करना, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और लेटेस्ट ईयर्स के करना, मतलब लेटेस्ट 2 to 3 ईयर्स के सॉल्व करना, ज्यादा पीछे मत जाना, क्योंकि हर साल आपका डिफिकल्टी लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है ना। तो आप इतना पीछे पुराने लेवल को करेंगे तो उसके लेवल और अभी के लेवल में तो बहुत ज्यादा मार्जिनल डिफरेंस होगा। तो बेटर है कि लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज कर लीजिए, और मैक्सिमम अगर और पीछे जाना है तो लास्ट टू लास्ट ईयर चले जाओ, ठीक है। नाउ ये मैं सिर्फ रीजनिंग के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ, ठीक है। अब जो आपका मैनेजमेंट वगैरह फेज 2 का पेपर है, उसके लिए तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं कहूंगी बहुत सारे करो, बट रीजनिंग के कंटेक्स्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि रीजनिंग के कंटेक्स्ट में आपका हर साल डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है। ओके, तो हमें लास्ट 3 ईयर्स के ही पीवाईक्यू कवर करने होंगे। ओके, एंड उसके बाद आ जाइए प्रैक्टिस पे, और जब प्रैक्टिस करनी है ना, बेस्ट तरीका प्रैक्टिस का होता है मॉक टेस्ट। तो आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं मॉक टेस्ट करिए, पर आप पीवाईक्यू तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा, आप मॉक टेस्ट भी तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कवरिंग योर सिलेबस। पूरा सिलेबस अच्छे से करिए, और ये मत सोच के चलिए कि फेज 1 क्वालिफाइंग है तो उतना ही पढ़ेंगे। अगर आप उतना ही पढ़ेंगे कि क्वालिफाइंग स्कोर आ जाए तो पेपर क्वालिफाई नहीं होता है। आपको पूरा अच्छे से फेज 1 की भी तैयारी करनी पड़ेगी, सो दैट वो आपका क्वालिफाई हो, एंड देन आप अपने फेज 2 एग्जामिनेशन में अपीयर हो सके। ओके, सो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस एंड ओवरऑल पैटर्न। नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन, बिकॉज अब आपको समझ आ चुका है कि आपको किस तरह से हैंडल करना है, एंड स्पेसिफिकली रीजनिंग की प्रिपरेशन तो इस वीडियो के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस सेशन को देखने के बाद ही रीजनिंग की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आपको रीजनिंग सब्जेक्ट को किस तरह से हैंडल करना है इन योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ओके, एंड इन द एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर या आरबीआई असिस्टेंट या नबार्ड, सेबी, ऐसे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में हम आपकी जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स है उन सबको कवर करेंगे। ओके, आपको उसके रिलेटेड सेशंस भी मिलेंगे, आपको उससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे। ओके, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और साथ ही साथ लाइक जरूर करिए इस सेशन को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन सबको भी रीजनिंग सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।